Hello students, in today's lecture number 2 on motion in a plane for class 11, we shall discuss multiplication of vectors by real number. Then we shall discuss the addition of vectors by defining resultant vector. What is multiplication of vector by real number? First we try to clarify this. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। रियल नंबर आप सब जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी आप जानते हैं, वेक्टर्स भी आप जानते हैं। तो जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? रियल नंबर से। जैसे एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए को जब हम किसी रियल नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर मिलेगा हमें, नया वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बदल जाएगा। कितने फैक्टर से बदल जाएगा? लैम्डा से बदल जाएगा। बट द डायरेक्शन विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है बेटा, ठीक है। कौन सा वेक्टर है ये? वेक्टर ए है। अब यदि मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस वेक्टर को, तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब लैम्डा से, रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई किए इस वेक्टर को, तो वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। देखिए, नो चेंज इन डायरेक्शन बट देयर इज ए चेंज इन लेंथ ऑफ द वेक्टर। कितना बढ़ जाएगा लेंथ? इसकी इनिशियल लेंथ का पहले कितना था? 1, अब कितना हो गया? लैम्डा टाइम्स हो गया लेंथ, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। लेंथ बढ़ने का मतलब क्या बढ़ गया? मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसी एक वेक्टर को ले लीजिए। यदि मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यदि मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2a। एक रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी जो लेंथ है बेटा वेक्टर की, वो 2 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे ही यदि इसी वेक्टर को वेक्टर ए को आप मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? यदि इसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? नेगेटिव नंबर से। मान लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें -2a से, -2a से, ठीक है, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ही बदलेगा, डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अब नेगेटिव साइन आ गया तो डायरेक्शन भी बदल गई और मैग्नीट्यूड भी बदल गया। भाई नेगेटिव डायरेक्शन में डबल हो गया ये वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? रियल नंबर से, तो रियल नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर, रियल नंबर से जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाता है बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम। यदि आपने पॉजिटिव रियल नंबर से, ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वही रहेगा, लेकिन यदि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बदल जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। किसकी बात करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है पहले तो ये जान लें। रिजल्टेंट वेक्टर देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more vectors, द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more vectors, resultant of 2 or more vectors is defined as that single vector। वो सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। किसका? 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का वो सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। विच प्रोड्यूसेज द सेम इफेक्ट, वो जो कि वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज प्रोड्यूस्ड बाय 2 or more इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर। जैसा कि 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल वेक्टर्स के द्वारा एक साथ इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया है, यदि वैसा ही इफेक्ट वो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करे तो वो सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। समझ में आई बात? देखिए, इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें कम से कम 2 वेक्टर चाहिए, नंबर 1। तो जब हम बात करते हैं 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर के रिजल्टेंट की, तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का
जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा सिंगल वेक्टर होगा, वो सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा जो कि वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसा कि इंडिविजुअल जो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल वेक्टर थे वो मिलकर के इंडिविजुअली टुगेदर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यदि वैसा ही इफेक्ट ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करे तो ये सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा उन दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का। जैसे हम केस लेते हैं बेटा, when two vectors are acting in the same direction, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर मैं फोर्स लगाता हूं, इस पर मान लीजिए एक फोर्स लगाया F1 और एक फोर्स लगाया मैंने F2, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। when two vectors are acting in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और एक ही टाइम पर लग रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब ये दोनों वेक्टर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो एक ही समय पर लगा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसी ऑब्जेक्ट पर यदि हम ये फोर्स F लगाएं तो ये F इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि F वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा कि इंडिविजुअल वेक्टर्स F1 और F2 प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलकर के, यानी ये दोनों वेक्टर्स F1 और F2 जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिविजुअली टुगेदर, ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जैसा आप ये दोनों फोर्स चेंज ला रहे हैं, यदि वैसा की वैसा चेंज ये फोर्स ला दे, सिंगल वेक्टर ला दे, तो ये सिंगल वेक्टर क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। कब? जब ये सिंगल वेक्टर इन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के वेक्टर सम के बराबर हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इसी ऑब्जेक्ट पर F1 F2 की वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए एक 5 न्यूटन फोर्स आपने लगा दिया F1 का वैल्यू, ठीक है, और दूसरा जो फोर्स लगाया वो मान लीजिए 7 न्यूटन का लगाया। कितने का लगाया? 7 न्यूटन का। ध्यान रखिए दोनों फोर्स एक ही समय पर लगाए जा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर। जब एक ही समय पर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लग रहा है? इस F1 मतलब 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। यदि इस 5 न्यूटन और 7 न्यूटन के बजाय मैं एक फोर्स लगाऊं जो कि 12 न्यूटन का है, और यही 12 न्यूटन यदि वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जैसा कि इफेक्ट 5 न्यूटन और 7 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आएगा, जो इफेक्ट 5 न्यूटन और 7 न्यूटन फोर्स लगाने से इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आएगा, वही सेम इफेक्ट इस 12 न्यूटन फोर्स लगाने से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आ रहा है। तो ये जो 12 न्यूटन होगा, नाउ दिस 12 न्यूटन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो जब कोई फोर्सेज, जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर लगते हैं, जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर एक्ट करते हैं, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो है सिंपल उनका एडिशन हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन हो जाएगा। F1 प्लस F2 हो जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये F क्या है? रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए ये एक केस हुआ। आगे हम लेते हैं दूसरा केस। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम बात करेंगे कि यदि दो वेक्टर्स, when two vectors are acting in mutually opposite directions, यदि दोनों वेक्टर म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, केस सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे ये वही ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने और इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया F1 और इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया F2, ठीक है। दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं और एक ही समय पर आप लगा रहे हो, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शंस। when two vectors are acting in mutually opposite directions, तो म्यूचुअली अपोजिट लग रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा वो क्या होगा? रिजल्टेंट जो होगा F इज इक्वल टू F1 माइनस F2 होगा। कब होगा ये ऐसा? इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, यदि F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा है तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट ये F जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो F1 माइनस F2 होगा जब F1 ग्रेटर देन F2 है। यानी यदि ये केस है तो ऑब्जेक्ट पर
यदि आप ऐसे फोर्स लगाओगे, ये F1 लगा रहे हो आप, ठीक है, और ये F2 लगा रहे हो, तो यदि F1 ग्रेटर देन है F2 से, तो ऑब्जेक्ट का फाइनल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। जिस डायरेक्शन में F होगा, F1 होगा, F1 इज ग्रेटर देन F2, तो जो फोर्स ज्यादा होगा उस वही तो ज्यादा प्रभावी होगा, यानी इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा, क्योंकि F2 तो कम है, तो F2 तो इसको इधर नहीं ले जा सकता, F1 ही इधर को ले जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों फोर्सेज का, वो इस तरफ होगा। यानी किस तरफ होता है रिजल्टेंट? जो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है। तो मैग्नीट्यूड में ज्यादा कौन है? F1। तो ये रिजल्टेंट F1 की डायरेक्शन में आ गया। लेकिन यदि मैं बात करूं रिजल्टेंट, यदि मैं लिख देता हूं, यदि आप रिजल्टेंट को लिख दें F इज इक्वल टू F2 माइनस F1, ऐसा लिख देते हैं। और ऐसा कब लिखना है आपको? व्हेन F2 इज ग्रेटर देन F1, जब F2 का वैल्यू F1 से ज्यादा है। जब F2 का वैल्यू F1 से ज्यादा है, तो उस केस में यही ऑब्जेक्ट आपने लिया, और इस ऑब्जेक्ट पर आपने F1 इधर से लगाया बेटा, और F2 आपने इधर से लगाया। लेकिन अब F2 बड़ा है और F1 छोटा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस तरफ आ जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये किसका डायरेक्शन होगा? रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। किस तरफ होगा? F2 जिस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि F2 ज्यादा है F1 से, तो जो ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यदि अपोजिट डायरेक्शंस में, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शंस में वेक्टर एक्ट करते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये दो केस हो गए। आगे हम चलते हैं। ये दो कंडीशंस उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे पहले कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। पहले हम जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जीरो कब होगा ये पता करना चाह रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू जीरो कब होगा? देखिए, इफ 3 और मोर वेक्टर्स, कितने? 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर। ठीक है बेटा, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर। इफ 3 और मोर वेक्टर, कम से कम 3 वेक्टर होने चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा कि 3 क्यों होने चाहिए। इफ 3 और मोर वेक्टर, 3 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? इफ 3 और मोर वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम are represented in magnitude and direction taken in the same order, their resultant is zero, the object is said to be in equilibrium। इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स लगा देते हैं एक ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, 3 वेक्टर मान लेते हैं। जैसे एक वेक्टर ये वेक्टर ए है मान लीजिए। ठीक है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर मान लीजिए बी है। ठीक है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर है मान लीजिए सी। ये वेक्टर कौन सा है? सी। तो देखिए सेम ऑर्डर में है ना बेटा। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? यहां लिखा है ना टेकन इन सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वेक्टर जो ए है, इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल से। देखिए, इस वेक्टर में ये जो वेक्टर होता है ना बेटा, इसका ये कहलाता है हेड, जिसको टिप भी आप कहते हो, और ये कहलाता है टेल। ठीक है, जिसको इनिशियल पॉइंट कहते हो हेड, जिसको टर्मिनल पॉइंट कहते हो टिप कहते हो। ठीक है, तो यदि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, और दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से, और तीसरे वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? सेम ऑर्डर में आपने वेक्टर्स को जोड़ दिया। तो जब सेम ऑर्डर में वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही समय पर जब वेक्टर्स इस तरीके से वर्क करें, इस तरीके से एक्ट करें, तो जो रिजल्टेंट होगा वो उस केस में जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इस केस में बेटा? रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे।
रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यदि हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं सेम टाइम पर, उनको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, एक पॉलीगॉन जैसा बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए, जैसे एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, ठीक है, चौथा वेक्टर ये है, पांचवा वेक्टर ये है, छठा वेक्टर ये है, सातवां वेक्टर ये है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है, ये फोर्थ वेक्टर है, ये फिफ्थ वेक्टर है, ये सिक्स्थ वेक्टर है, ये सेवेंथ वेक्टर है। ये एक पॉलीगॉन बन गया। क्या बन गया? पॉलीगॉन। तो देखिए, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड के टेल से, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल से, थर्ड वेक्टर का हेड फोर्थ वेक्टर के टेल से, फोर्थ वेक्टर का हेड फिफ्थ वेक्टर के टेल से, और फिफ्थ वेक्टर का हेड सिक्स वेक्टर के टेल से, और सिक्स्थ वेक्टर का हेड सेवेंथ वेक्टर के टेल से, और सेवेंथ वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। यानी सेम ऑर्डर में हमने जोड़ दिया है वेक्टर्स को। तो जब वेक्टर्स सेम ऑर्डर में जोड़ देते हैं, सेम ऑर्डर में जुड़े हुए होते हैं, ऐड करते हैं, जब वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? रिजल्टेंट 0 आएगा। और इस केस में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। जब रिजल्टेंट 0 होता है तो रिजल्टेंट 0 होने पर ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे यदि किसी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो वो दो टाइप का इक्विलिब्रियम उसमें होना चाहिए। एक तो होना चाहिए क्या? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स 0 होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क 0 होता है, ठीक है। टॉर्क और फोर्स की, टोटल टॉर्क की बात हम आगे करेंगे चैप्टर 7 में। तो अभी आपको इतना समझना है कि रिजल्टेंट कब 0 होगा? जब वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में जोड़ दिया जाए। तो यही तो लिखा है, if three or more vectors acting on a point object at the same time, जब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर एक साथ एक्ट करते हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम ऑर्डर में लिया गया है, ठीक है, दियर रिजल्टेंट इज 0, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, और उस केस में ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये बात हो गई 0 रिजल्टेंट वेक्टर की, यानी रिजल्टेंट वेक्टर कब 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम जनरल रूल फॉर वेक्टर एडिशन की बात करेंगे बेटा। जनरल रूल क्या होता है वेक्टर एडिशन का, वो जानेंगे। तो देखिए, जनरल रूल फॉर वेक्टर एडिशन, इसमें वही मैंने लिखा है जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। इट स्टेट्स दैट द वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच ए वे, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उनको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ, ये टेल है बेटा, कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ टेल, ठीक है, कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, हुज हेड वेक्टर मतलब सेकंड वेक्टर का हेड कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, और थर्ड वेक्टर का जो हेड है वो फोर्थ वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए। इस तरीके से सभी वेक्टर्स को, एंड सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको इसी ऑर्डर में जब हम जोड़ देते हैं तो जो सिंगल वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, कहां से कहां? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। तो वो जो सिंगल वेक्टर ड्रॉ किया है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से ड्रॉ किया गया है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर के हेड, फर्स्ट वेक्टर के टेल से हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तक जो वेक्टर जाता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के टेल तक, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर जाता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। देखिए समझते हैं इसको। देखिए मैंने क्या लिखा है, कह रहा है कि मान लीजिए एक वेक्टर है, इस तरीके से जोड़ा आपने, फर्स्ट वेक्टर ए है मान लीजिए,
ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। इसको यदि हम सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ दें, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से, ये सेकंड वेक्टर है, इस सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल से, ये थर्ड वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है, ये थर्ड वेक्टर है। इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, किस तरीके से जोड़ा कि पहले वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल से, इस तरीके से सेम ऑर्डर में आपको जोड़ते हुए जाना है। सेम ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए। तो उस केस में, इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा? द रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड इट विल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर कौन है? सी है। लास्ट वेक्टर कौन है? सी है। और फर्स्ट वेक्टर कौन है? ए है। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो स्टार्ट होता है और लास्ट वेक्टर के हेड तक जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी रिजल्टेंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस सोन, जितने भी वेक्टर्स होंगे इसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। तो ये एक जनरल रूल फॉर वेक्टर एडिशन हो गया। क्या हो गया ये? जनरल रूल फॉर वेक्टर एडिशन। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा रूल है। क्या कह रहा है ये रूल? ये कहता है कि वेक्टर जिनको हमें ऐड करना है उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड करे सेकंड वेक्टर के टेल से, और सेकंड वेक्टर का हेड कोइंसाइड करे थर्ड वेक्टर के टेल से, और थर्ड वेक्टर का हेड कोइंसाइड करे फोर्थ वेक्टर के टेल से। इसी तरीके से आपको अरेंज करते हुए जाना है। देन द सिंगल वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वो सिंगल वेक्टर जो कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड तक जो ड्रॉ किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जितने भी गिवन वेक्टर्स हैं उन सबका वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 3 वेक्टर्स का एग्जांपल लिया, आप चाहें तो 4 वेक्टर्स को रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 5 का निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 6 का निकाल सकते हैं। एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जोड़ने का तरीका आप ध्यान रखना, एडिशन का तरीका आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे। देन द सिंगल वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर is nothing but the resultant. So resultant would be equal to a plus b plus c so on. जितने वेक्टर्स लिए आपने उन सबको जोड़ दो। तो ये है जनरल रूल फॉर वेक्टर एडिशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि आपको जनरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है ये ट्राइंगल लॉ? देखिए जरा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम हेड टेल मेथड भी कहते हैं, हेड टेल मेथड भी कहते हैं इस ट्राइंगल लॉ को। बेटा ध्यान रखिएगा, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड भी कहते हैं इसको। वेक्टर एडिशन का ये कौन सा मेथड है? हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड, ट्राइंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो नोन एज हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंट नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? दिस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो नोन एज हेड टेल मेथड, क्योंकि इसमें हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से, दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर के टेल से, और तीसरे वेक्टर के हेड को चौथे वेक्टर के टेल से, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं। तो इसको हम हेड टेल मेथड भी कहते हैं। जैसे कि ये जनरल रूल फॉर वेक्टर एडिशन भी एक हेड टेल मेथड है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? सिंपल सी बात है, जिन वेक्टर के ऐड करने से ट्राइंगल बन जाए उसे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये देखिए, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यदि दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म में, जो दो वेक्टर्स हैं वो यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको सेम ऑर्डर में लिया गया है, taken in same order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle
टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड का जो वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। थर्ड थर्ड का जो साइड है, थर्ड साइड जो है ट्राइंगल का, वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। जैसे समझते हैं इसको, टेंशन मत लीजिए। जैसे मेरे पास दो वेक्टर हैं बेटा, दो वेक्टर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, इसको मैं वेक्टर P कह रहा हूं, ठीक है। और एक वेक्टर मान लीजिए ये है, और इसको मैं वेक्टर कह रहा हूं Q। ये वेक्टर Q है, ठीक है। ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q। इन दोनों को ट्राइंगल लॉ से हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? ट्राइंगल लॉ से कैसे ऐड करेंगे? देखिए, जब भी हम ट्राइंगल लॉ से किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ना तो आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बदलना है और ना ही डायरेक्शन बदलना है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यू कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स को आप ट्राइंगल लॉ से ऐड करना चाहते हैं, या आगे हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे, ट्राइंगल लॉ से ऐड करें या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें, आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन दोनों को नहीं बदल सकते। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू कैन नॉट चेंज। ध्यान रखिएगा, जैसे ये दो वेक्टर दे रखे हैं, इनको ऐसे कि ऐसे, इनका डायरेक्शन भी यही होना चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड भी यही होना चाहिए। इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो देखिए, P को मैंने यहां से उठाया और इस तरीके से रख दिया। ना तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड बदला है और ना ही इसका मैंने डायरेक्शन बदला है, ठीक है। ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। अब हमने क्या पढ़ा इसमें? इट स्टेट्स दैट, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दो वेक्टर हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, जिनके बारे में हमें उनका मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। इसका मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, दोनों का। और ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये दो साइड्स होंगी किसकी? ट्राइंगल की, ठीक है। ये एक साइड होगी ट्राइंगल की और दूसरी साइड को ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, लेकिन वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। जैसे अभी इन दोनों वेक्टर्स को तो हम सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं। ध्यान रहे कि वेक्टर्स का ना तो आपको मैग्नीट्यूड बदलना है, ना ही डायरेक्शन बदलनी है। तो देखिए, ये वेक्टर लिया, इसका ना तो मैंने मैग्नीट्यूड बदला है बेटा और ना ही डायरेक्शन बदली है। जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में है, जिस मैग्नीट्यूड का था उसी मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर को आप इस तरीके से रखिए कि ना तो उसका डायरेक्शन बदले और ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदले। ये रख दिया मैंने, ये दूसरा वेक्टर। और साथ में आपको फर्स्ट वेक्टर का हेड इस दूसरे वेक्टर के टेल से कॉन्साइड करना है। तो इस तरीके से आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। तो अब जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा, रिजल्टेंट जो है अपोजिट ऑर्डर में आएगा। ये तो दो साइड्स हो गई ट्राइंगल की, ये कितनी साइड्स हो गई? 2 साइड्स हो गई ट्राइंगल की। तो जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, वो अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी। यानी जो थर्ड साइड आएगी इसकी अपोजिट ऑर्डर का मतलब, अब यहां से टेल स्टार्ट नहीं होगा रिजल्टेंट का, टेल स्टार्ट होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से। फर्स्ट वेक्टर के टेल से कॉन्साइड होता है रिजल्टेंट वेक्टर का टेल। ये देखिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर है R, तो इसका जो टेल है फर्स्ट वेक्टर के टेल से, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से, यानी सेकंड वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है, कॉन्साइड करता है। तो देखिए, इनका ऑर्डर क्या था? P इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और इसका ऑर्डर क्या है? क्लॉकवाइज। तो इसका अपोजिट ऑर्डर हो गया, रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो यहां पर R को आप क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू, पहले P लिखा जाएगा, फिर Q लिखेंगे आप, P प्लस Q ऐसे लिखा जाएगा, P प्लस Q। इस तरीके से आप लिखोगे। किसको? रिजल्टेंट वेक्टर को। किसकी हेल्प से? ट्राइंगल लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ट्राइंगल लॉ की हेल्प से। क्लियर है ये बात? तो ये रिजल्टेंट जो है P प्लस Q आ गया। अब मान लीजिए यही दो वेक्टर्स हैं, इनको मैं दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकता हूं। ये तो एक मेथड 1 बता दिया मैंने, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में भी दो प्रोसेस हैं इनको जोड़ने के। तो ये तो एक मेथड 1 बता दिया। दूसरा मेथड बताता हूं, ट्राइंगल लॉ में ही इनको दूसरे तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। कैसे? वेक्टर P को आपने कैसे लिया? ये दो वेक्टर गिवन है आपको, ठीक है। तो वेक्टर, अब देखिए, मैंने आपको पहले ही शर्त बताई कि ना तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलना है और ना ही डायरेक्शन बदलनी है। तो ये वेक्टर P है बेटा, इसका ना तो मैंने मैग्नीट्यूड बदला है और ना ही डायरेक्शन बदली है। अब ये जो वेक्टर Q है, इसको इस तरीके से जोड़िए। किस तरीके से? जैसे पहले हमने वेक्टर P का जो हेड है सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ा,
तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो बेटा ये जो क्यू वेक्टर है, ये जो क्यू वेक्टर है, ये जो क्यू वेक्टर है, यदि मैं इसको इस तरीके से ऐड कर दूं, इस तरीके से ऐड कर दूं बेटा, तो देखिए मैंने ना तो डायरेक्शन बदला है, ये मैंने वेक्टर क्यू ले लिया, तो देखिए क्यू का ना तो मैंने डायरेक्शन बदला है ना ही मैग्नीट्यूड बदला है, और साथ में रूल भी फॉलो हो गया। कैसे कि एक वेक्टर का जो टेल है दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि अब सेकंड वेक्टर का जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ऑर्डर हो गया, सेम ऑर्डर हो गया। अब जो इनका रिजल्टेंट है वो कहां से स्टार्ट होगा बताओ जरा, ये इससे स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू का जो टेल है अब ये फर्स्ट वेक्टर के तौर पर माना जाएगा ना, ये सेकंड वेक्टर माना जाएगा, तो इसके टेल से स्टार्ट होगा इसका रिजल्टेंट और यहां तक जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से इसको हम फर्स्ट मानेंगे इस केस में और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, हमने देखिए ना तो डायरेक्शन बदला है ना ही मैग्नीट्यूड बदला है, यहां भी हमने ना तो डायरेक्शन बदला था ना मैग्नीट्यूड बदला था, लेकिन एक ऐसा ट्राइंगल आप बना सकते हो, एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हो, और दोनों में ही रूल फॉलो हो रहे हैं। देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज ऑर्डर में है क्यू और पी, क्यू और पी कैसे जुड़े हुए हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में, और जो आर है वो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। देखिए अपोजिट ऑर्डर हो गया, तो यहां पर जो आर होगा बेटा, यहां पर जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट वेक्टर मतलब क्यू प्लस सेकंड वेक्टर मतलब पी। तो आप कैसे ही निकाल लीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा या तो P प्लस क्यू आएगा या Q प्लस पी आएगा, यानी P प्लस क्यू बराबर होगा Q प्लस पी के, है या नहीं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, इट मीन्स P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी होगा, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मैथ में। ठीक है, क्लियर, P प्लस क्यू को Q प्लस बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां लिख सकते हो, दिस लॉ दैट इज लिख देना, दैट इज दिस लॉ मीन्स ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए ये हो गई बात ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इससे आगे की बात टॉपिक पर। इससे अगला जो टॉपिक है बेटा, देखिए अभी तक हमने क्या बात कर ली, अभी तक हमने ट्राइंगल लॉ की बात की है। ठीक है, और ट्राइंगल लॉ में हमने जान लिया, देखिए ये ट्राइंगल लॉ में आपने दो वेक्टर का एडिशन कर दिया, दो वेक्टर का एडिशन हो गया, दो वेक्टर का एडिशन करके रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, है या नहीं, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। रिजल्टेंट क्या आ गया, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आ गया। सो यहां लिखते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का जो आपने ट्राइंगल लॉ फॉलो यूज किया है, उससे रिजल्टेंट क्या आ गया आपका, P प्लस क्यू आ गया, P प्लस क्यू आ गया। ठीक है, या फिर क्या आ गया रिजल्टेंट, यदि दूसरे प्रोसेस से किया आपने तो Q प्लस पी आ गया। ठीक है, ये आपके रिजल्टेंट आ गए। लेकिन अब क्या है, ये रिजल्टेंट तो आ गया बेटा, ये रिजल्टेंट तो ठीक है, बात रिजल्टेंट आपने निकाल दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करनी है किसकी, इसकी रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करने के लिए अब हमें फॉलो करना पड़ेगा एक दूसरा प्रोसेस। देखिए अब इसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड, देखिए ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये पता करना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा ये पता करना है, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा ये भी तो हमें पता करना है कि किस डायरेक्शन में होगा ये रिजल्टेंट और किस मैग्नीट्यूड का होगा, ये दोनों बातें पता करनी है। तो कैसे करते हैं देखिए, तो रिजल्टेंट यदि आप इसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप दो वेक्टर लिए थे, कितने वेक्टर लिए थे, दो वेक्टर,
P और Q कौन कौन से वेक्टर थे? एक वेक्टर इस टाइप का था, इसको थोड़ा आप बड़ा बना लो, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर ऐसा था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये वेक्टर Q था। इन दोनों को आपने लॉ ऑफ ट्राइंगल से ऐड कर दिया। लॉ ऑफ ट्राइंगल से जब ऐड किया तो कैसे ऐड किया? ये वेक्टर P, आपको ना तो मैग्नीट्यूड बदलना है और ना ही डायरेक्शन बदलनी है, और ये वेक्टर हो जाएगा Q, ठीक है। तो ना तो आपने मैग्नीट्यूड बदला और ना ही आपने डायरेक्शन बदला, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो गया। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकंड वेक्टर के हेड तक जाएगा इनका रिजल्टेंट। ये इनका रिजल्टेंट हो गया R। और R की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? P प्लस Q आ गई। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें पता करना है। यानी ये एंगल कितना होगा ये मुझे चाहिए। ये मान लीजिए बीटा है, इस बीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये एंगल पता लग जाएगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर P से किस डायरेक्शन में है, पता लग जाएगा कि नहीं, ठीक है। और दूसरा मैग्नीट्यूड क्या है ये भी पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, इसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम ये पता कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ये वेक्टर था, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को आप नाम दे दो कुछ भी, जैसे इसको O नाम दे दिया, ठीक है, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, और इसको C नाम दे दो, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा बेटा ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ये बात आप जानते हैं। और ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है? ए का डायरेक्शन, वेक्टर P का डायरेक्शन है, ये वेक्टर P का डायरेक्शन है या नहीं? और ये डायरेक्शन किसका है? वेक्टर Q का डायरेक्शन है। ये देखिए Q यहां पर नहीं लिखना है, Q यहां पर लिख दीजिए आप, Q ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है Q, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो P और Q के बीच का जो एंगल है ये Q का डायरेक्शन है और ये P का डायरेक्शन है, और P और Q के बीच का एंगल मान लेता हूं थीटा है। कितना है? थीटा है, समझ गए। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इससे आसानी से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग Pythagoras theorem for above right angled triangle। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है? BOC, ये BOC, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ? OB। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस मतलब OC स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब CV स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर OB का वैल्यू क्या है? वेक्टर R है। OB का वैल्यू क्या है? वेक्टर R है या नहीं? OB का वैल्यू क्या है बेटा? वेक्टर R है। चलो हम बाद में लिख लेंगे, पहले OC को बताइए, OC क्या है? या लिख लो वेक्टर R होल स्क्वायर है, ठीक है। ये है OB कौन सा वेक्टर है? वेक्टर R, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। OC क्या होगा? OC को मैं लिख सकता हूं OA प्लस AC, लिख सकता हूं या नहीं? OA प्लस OC, देखो OA प्लस AC, यही तो OC होगा, ठीक है। और CV क्या है? ये CV, ये भी हमें पता करना पड़ेगा, CV स्क्वायर। अब देखो इस ट्राइंगल में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ठीक है। अब देखिए OA क्या होगा? OA क्या होगा? OA तो हो गया आपका P, क्या हो गया? P, ठीक है। और AC क्या है? AC पता नहीं है, लेकिन AB पता है। AB क्या है? Q। AB क्या है? Q। AB Q है।
तो जब ए बी क्यू है और ये वाला एंगल थीटा है तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, हो जाएगा या नहीं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यदि ए बी है और ये ए सी है तो ए बी बराबर ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, और यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यही तो कॉस होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए बी क्या है आपका क्यू कॉस थीटा, ये ए सी का वैल्यू आ गया। तो देखो ओ ए निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, और सी बी क्या होगा, सी बी क्या होगा, सी बी क्या होगा, सी बी की बात करें तो देखिए ए सी तो हो गया आपका ए बी कॉस थीटा, तो सी बी क्या होगा, सी बी क्या होगा ए बी साइन थीटा, क्या होगा ए बी साइन थीटा। भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बी सी, ठीक है, या सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी बी सी और सी बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ए बी की वैल्यू तो आपको पता ही है क्यू साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए सी बी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई, और ए बी की वैल्यू है और ओ ए की वैल्यू है। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी बेटा, अब इक्वेशन 1 में रखो, ये तो लेफ्ट साइड में तो आर स्क्वायर हो गया सिंपली, ये होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू रखो, ओ ए क्या है पी, प्लस ए सी क्या है, ए सी क्या है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ठीक है, क्यू कॉस थीटा, प्लस सी बी क्या है, व्हाट इज सी बी, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर, ये क्यू है बेटा और ये थीटा है, तो क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर ये आ गया। और इसको अब आप सॉल्व कर लो, इसका ये होल स्क्वायर भी है ना, ये देखो ओ सी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आएगा, ओ सी स्क्वायर है ना तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2pq कॉस थीटा, यही तो होगा इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्यू स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बच गया 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अब ये तो आप जानते ही होंगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू होती है 1 बेटा, क्या होती है ये 1, किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये 1 हो गया प्लस 2pq कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्यू है, ये क्यू और थीटा में कंफ्यूज नहीं होना, ये थीटा है, ठीक है। तो यहां से आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहां से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई, ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन पता नहीं है, अभी हमें क्या पता नहीं है, डायरेक्शन पता नहीं है। तो डायरेक्शन कैसे पता करें, डायरेक्शन कैसे पता करें, डायरेक्शन कैसे पता करें, चलिए डायरेक्शन पता करने के लिए हम बात करते हैं, ऊपर जो हमने ट्रायंगल बनाया है उसी में चलते हैं, इसी से हमें ये डायरेक्शन मतलब एंगल बीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, एंगल बीटा चाहिए। तो डायरेक्शन का मतलब टेन निकाल लिया करो बेटा, टेंजेंट क्या निकालना होता है, टेंजेंट निकालना होता है डायरेक्शन का मतलब। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ, इनिशियल वेक्टर के साथ।
तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा इनिशियल वेक्टर के साथ, फर्स्ट वेक्टर के साथ, वही तो डायरेक्शन होगा, बीटा हो जाएगा। तो इस बीटा की वैल्यू निकालिए। चलो बीटा की वैल्यू कैसे निकालें? टेन बीटा निकाल लो। टेन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और बेस क्या है? ओसी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दो। चलिए लिखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन बीटा। टेन बीटा परपेंडिकुलर क्या है? देखो डायग्राम में एक बार। टेन बीटा परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और बेस क्या है? ओसी। तो बीसी अपॉन ओसी, बीसी अपॉन ओसी। और देखिए वीसी क्या होगा? वीसी क्या होगा? व्हाट शुड बी वीसी? वीसी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है कि कहीं? ये निकाली, देखिए क्यू साइन थीटा। क्या निकाली है? क्यू साइन थीटा। बीसी की वैल्यू निकाली हुई है क्यू साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओसी। ओसी निकाला है कि हमने? देखो जरा, ओसी, ओसी को लिखा हमने ओ ए प्लस ए सी। ओ ए प्लस ए सी। ओ ए क्या है? पी, और ए सी क्या है? क्यू कॉस थीटा। ओ ए प्लस ए सी होगा ना, ओसी। ओसी क्या होगा बेटा? ओ सी, ओ ए प्लस ए सी। और ओ ए कितना है? पी, और ए सी कितना है? ए सी है आपका क्यू कॉस थीटा। तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। आप ध्यान रखना चाहते हो तो इसका एक स्टेप और लिख लेना आप यहाँ पर। ये बी सी और ओ सी को आप क्या लिख देंगे? ओ ए प्लस ए सी, इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद में ये आ जाएगा। तो इससे टेन बीटा आया ये तो यहां से बीटा निकालना है, तो क्या निकाल लेंगे आप? टेन इधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ये आपको डायरेक्शन दे देगा। क्या दे देगा ये? डायरेक्शन। ये इससे डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता कर सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ये पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें केस ले लेते हैं। केस वन लेता हूं मैं। केस वन लेता हूं। केस वन क्या है? थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर P है उसी डायरेक्शन में वेक्टर Q है, उसी डायरेक्शन में वेक्टर Q है। ठीक है, इस तरीके से है, यानी दोनों के बीच का एंगल जीरो है। तो रिजल्टेंट क्या आता था? हमने पहले देखा था रिजल्टेंट क्या आता था? P प्लस क्यू आता था जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं वेक्टर। तो देखिए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू जीरो रख दो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो रखो। थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब P और Q सेम डायरेक्शन में है, तो इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू जीरो रखो। तो रिजल्टेंट जो आएगा R का वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है? वन होता है। कॉस जीरो वन होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ये आया। ठीक है, और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है जो रूट के अंदर है P प्लस क्यू होल स्क्वायर। और P प्लस क्यू होल स्क्वायर का जब रूट लेंगे आप तो क्या आ जाएगा? P प्लस क्यू, यानी रिजल्टेंट क्या आ गया? सिंपली ऐड हो गया। तो वेरीफाई हो गई वही बात कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐड हो जाता है। ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो जब दो रिजल्टेंट के बीच का दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री जब एंगल लेते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो सिंपली ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि हम केस सेकंड में चलें, केस सेकंड में ये इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180। देखो थीटा इज इक्वल टू जीरो को हम पैरेलल भी कह सकते हैं। यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ये केस आ गया। और थीटा इज इक्वल टू 180 को हम एंटी पैरेलल भी कहते हैं, ध्यान रखना। एंटी पैरेलल भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एंटी पैरेलल भी कहते हैं इसे। तो थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब कि एक वेक्टर P तो इस तरफ है और एक वेक्टर Q जो है आपका इस तरफ है। ठीक है, इस तरीके से हैं दो वेक्टर, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो थीटा क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और थीटा 180 हो जाएगा तो रिजल्टेंट आप याद कीजिए, ऐसे केस में क्या आता था? P माइनस क्यू या Q माइनस P। P बड़ा है तो P माइनस क्यू आएगा, और Q बड़ा है P से तो Q माइनस P आता है। तो देखिए ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं।
तो थीटा इज इक्वल टू 180 रखो बेटा इस फॉर्मूले में, थीटा इज इक्वल टू 180 रखो इस फॉर्मूले में। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 आ जाएगा। और कॉस 180 की वैल्यू आप शायद जानते होंगे, होती है -1। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये -2pq हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको क्या लिखा जा सकता है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यानी फाइनली r का वैल्यू जब स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट लेंगे तो p माइनस क्यू आएगा। तो देखिए दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यदि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो दोनों माइनस हो रहे हैं। तो यही तो हमने पहले कहा था, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। और यदि हम बात करें केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जिसको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर को ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल ये शब्द भी यूज करते हैं बेटा इसके लिए, ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर को, या क्रॉस्ड कह सकते हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल और क्रॉस्ड, ठीक है। क्रॉस्ड भी कहते हैं परपेंडिकुलर को, टू ईच अदर, एक दूसरे के यदि वो परपेंडिकुलर हैं दोनों वेक्टर, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 190 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर P है, ये वेक्टर P है, और एक वेक्टर ऐसे हो, ये वेक्टर Q है, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये 90 डिग्री हुआ। तो जब ऐसा होता है तो इस फॉर्मूले में जाइए आप, इस फॉर्मूले में जाइए आप, तो इसमें थीटा की जगह 90 रखिए, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट का, ये बहुत ज्यादा यूज आएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होगा यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये फॉर्मूला होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये डिफरेंट केसेज हो गए बेटा। तो इस तरीके से हम किन्हीं वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता कर सकते हैं। चलिए इससे आगे हम अब बढ़ते हैं, इससे आगे बात करेंगे। इससे आगे जो हमारी बात है वो न्यूमेरिकल के ऊपर होगी बेटा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक मनीष नाम का व्यक्ति है, क्वेश्चन क्या है देखिए। एक मनीष नाम का व्यक्ति है जो कि ट्रेवल करता है 8 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू नॉर्थ की तरफ 8 मीटर डिस्टेंस जाता है, ठीक है। नॉर्थ में ड्यू टू नॉर्थ मतलब नॉर्थ में 8 मीटर डिस्टेंस जाता है, और 6 मीटर उसके बाद में, देन 6 मीटर ड्यू टू ईस्ट, और उसके बाद में 8 मीटर जाने के बाद 6 मीटर ईस्ट में जाता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मनीष। तो मनीष का डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन पता करना है, क्या होगा। तो देखिए जरा पहले तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन पता कर लीजिए कहाँ पर होती है। तो ये मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये सब आप जानते हो। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ठीक है, और ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, और ये होती है साउथ। अब नॉर्थ में मनीष कितना गया, 8 मीटर गया। मान लीजिए ये 0 है और यहां से मनीष यहां तक पहुंच गया 8 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, यहां पहुंच गया मनीष, ठीक है। और यहां जाने के बाद वो अपने ईस्ट में मुड़ा और कितना चला, 6 मीटर, यानी इस तरफ चला, ईस्ट में 6 मीटर चला गया। वो कितने मीटर चला गया, 6 मीटर डिस्टेंस चला गया। अब मनीष यहां पर है, इस जगह है मनीष।
यानी ये मनीष की फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि ये तो इनिशियल वेक्टर और ये उसके बाद में 6 मीटर डिस्टेंस किया, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, हो गया या नहीं, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो मनीष की पोजीशन को बता रहा है, जिसे आप पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। तो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी इसको यदि मैं पॉइंट एम मानूं और इसको एन मानूं, तो ओ एन जो है आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ओ एन क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आपको अभी मैंने बताया कि जब दो वेक्टर, देखिए ये 8 मीटर वाला वेक्टर और 6 मीटर वाला वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, 8 मीटर और 6 मीटर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो जो ओ एन का वैल्यू होगा, यानी ओ एन स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, यदि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएं तो ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। या फिर ओ एन की वैल्यू आ जाएगी ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा। और ओ एम कितना है आपका 8 होल स्क्वायर प्लस एम एन कितना है 6 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 8 8 64, 6 6 36, ये कितना आ गया 100, कितना आ गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 मीटर। ये ओ एन जो 10 मीटर आया, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यही तो मनीष का डिस्प्लेसमेंट है, यही मनीष का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलिए अब डायरेक्शन क्या होगा मनीष का, ये भी पता कर लें कि किस जगह है मनीष, किस जगह पर है। यानी ये इस तरीके से चल रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था नॉर्थ में, और इस इतने एंगल से ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी थीटा पता कर ले हम, तो नॉर्थ से डायरेक्शन पता चल जाएगी हमें। नॉर्थ डायरेक्शन से किस तरफ है, नॉर्थ में जा रहा था ना मनीष, अब किस तरफ है ये हमें पता चल जाएगा यदि थीटा निकाल ले तो डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लेते हैं तो डायरेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, इसमें आप ले सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है अपॉन ये वाला वेक्टर, यही तो आएगा, दिस वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन आप पता कर सकते हो भाई, टेन थीटा निकालना होता है ना डायरेक्शन का मतलब, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है एम एन, ये एम एन क्या है परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है एम ओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस एम ओ। और परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर है आपका 6 मीटर और बेस कितना है 8 मीटर, तो 6 अपॉन 8, ये टेन थीटा की वैल्यू आई। और सॉल्व करोगे इसको, 6 अपॉन 8 को क्या लिख सकते हो आप, 3 अपॉन 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3 अपॉन 4। इसका वैल्यू या तो आप टेंजेंट टेबल से देख लेंगे, टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 नहीं अवेलेबल है तो इतना ही लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा लगभग, थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.75, इस टाइप से आ जाएगा, 4 7 जा 28 और 2 5, यहाँ इतना आ जाएगा। और 0.75 का टेन इनवर्स 10 टेबल से देख लो तो थीटा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यानी नॉर्थ से किस डायरेक्शन में मनीष है वो डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। चलिए आगे हम एक लास्ट बात कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है ये भी बात कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट if two vectors acting on a particle at same time are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram drawn from a point, यदि कोई दो वेक्टर्स मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि आप एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, ये वेक्टर Q है आपका, ठीक है, ये वेक्टर क्या है Q है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपको पता है, जिनकी डायरेक्शन आपको पता है। यदि ये दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेसेंट साइड्स को, यानी एक साइड यदि पैरेललोग्राम की ये है,
मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इसको बेटा, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मैग्नीट्यूड बदल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप इसको बड़ा बना लीजिए जिससे कि डायग्राम ज़्यादा क्लियर हो जाए, जिससे कि डायग्राम ज़्यादा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका P है, ये आपका P है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लो। और ये आपका Q है, ये आपका Q है, ठीक है, ये Q वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, तो ये P हो गया बेटा। और ये एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी एडजेसेंट साइड्स को? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को। तो एक साइड तो ये हो गई पैरेललोग्राम की, और एक दूसरी ये वाला वेक्टर है। अब दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका मैग्नीट्यूड ना बदले और डायरेक्शन भी ना बदले, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड भी ना बदले और डायरेक्शन भी ना बदले। तो देखिए इस तरीके से रख दो, इस तरीके से रख दो, ठीक है, सॉरी यहां नहीं रखना है। पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करते हैं, दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करते हैं। देखिए ये टेल है, ये हेड है, तो ये जो दूसरा वेक्टर है इसकी भी टेल को यहाँ पर आप ज्वाइन करवाइए। किसकी टेल से? पी की ज्वाइन टेल से। और ध्यान रखिए डायरेक्शन नहीं बदलना है और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है। तो ये लीजिए Q, ये लीजिए Q, ठीक है, ना तो हमने डायरेक्शन बदला है ना ही हमने मैग्नीट्यूड बदला है। तो अब देखिए इन दोनों का जो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, कैसे बन जाएगा पैरेललोग्राम? इस Q का जो ये एक वेक्टर, इमेज वेक्टर ड्रॉ किया जा सकता है Q के जैसा। Q का इमेज वेक्टर कॉपी, जेरोक्स कॉपी हमने ड्रॉ कर दिया, ये Q, ये भी तो Q ही होगा। वैसे ही P का एक पैरेलल वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, ये भी एक पैरेलल होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा बेटा, जो कि वहीं से स्टार्ट होगा जहां से फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी सभी की टेल एक साथ ज्वाइन होती है पैरेललोग्राम में। ध्यान रखिए, फर्स्ट वेक्टर P की टेल, सेकंड वेक्टर Q की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल एक ही जगह होती है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ किया गया है उस पैरेललोग्राम से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, जिसकी हेल्प से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये P है, ये Q है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो रिजल्टेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि ये P है, ये Q है, तो एक तरह से दो, ये जो पैरेललोग्राम है दो ट्राइंगल के बराबर है। ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्राइंगल के बराबर है या नहीं? तो ये P है, ये Q है, तो ये क्या हो जाएगा? P प्लस Q हो जाएगा या नहीं भाई? P प्लस Q। और यदि इस ऊपर वाले ट्राइंगल की हेल्प से देखें रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा पहले Q फिर P, Q प्लस P आएगा, Q प्लस P, यानी रिजल्टेंट वही आ रहा है। देखो P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P। कम्यूटेटिव लॉ को ये भी फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करता है। तो यहां पर भी रिजल्टेंट क्या आ रहा है बेटा? P प्लस Q आ रहा है। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आप वैसे ही पता कर सकते हैं जैसे कि हमने ट्राइंगल लॉ में पता किया था। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसे हमने रिजल्टेंट और डायरेक्शन पता किया था, वैसे ही हम इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं इस रिजल्टेंट का भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमने रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये हमने डायरेक्शन फाइंड आउट किया था बीटा, ठीक है, ये डायरेक्शन फाइंड आउट किया था। सेम प्रोसेस से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो ये रिजल्टेंट आ रहा है इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी दो वेक्टर होंगे उन दोनों का टेल आपस में जुड़ेगा और जो रिजल्टेंट होगा उसका भी टेल वहीं पर आएगा। यानी रिजल्टेंट, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर सभी का टेल एक जगह होता है। किसमें? पैरेललोग्राम में। इस तरीके से आपको ऐड करना है। इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों कहा? क्योंकि एक तरह से ये जो रिजल्टेंट है ये डायगोनल है किसका? पैरेललोग्राम का, ठीक है। चलिए
अब इसके ऊपर एक प्रश्न ले लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर एक प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर। क्या प्रश्न है देखिए, ये लीजिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से कर सकते हैं या उससे आप क्या कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.1 है। देखिए क्या है इस एग्जांपल में, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, वर्टिकली रेन गिर रही है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, कितनी स्पीड से रेन गिर रही है, बरसात कितनी स्पीड से हो रही है, 35 मीटर पर सेकेंड, ये बारिश की बूंदों की स्पीड है। अब हवा चलना शुरू होती है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवा बहना शुरू होती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हवा बहना शुरू होती है विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। किस डायरेक्शन में हवा बहती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप, तो लड़का जो कि एक बस स्टॉप पर खड़ा है बस के इंतजार में, उसको अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए जिससे कि वो बारिश से बच जाए। तो बारिश तो गिर रही थी ऐसे बेटा, ये बारिश का बूंद जो बारिश गिर रही है वो इस तरीके से, और रेन जो हो रही है VR का मतलब रेन, और ये किस स्पीड से गिर रही है रेन, 35 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कुछ समय के बाद हवा बहना शुरू होती है इस डायरेक्शन में, भाई ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, तो ईस्ट से वेस्ट में हवा बहना शुरू होती है विंड BW मतलब विंड, कितने स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। इस स्पीड से हवा बहना शुरू होती है। तो बताइए कि बस स्टॉप पर खड़े हुए बच्चे को अपना अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में तो रखना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, यानी अम्ब्रेला का ऐसे रखना पड़ेगा इस तरीके से, ये अम्ब्रेला का हैंडल है और ये अम्ब्रेला की सरफेस है, इस तरीके से रखना पड़ेगा, तभी तो वो बारिश से बच पाएगा। ठीक है, तभी तो वो बारिश से बच पाएगा। अब देखिए, तो किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा अम्ब्रेला को, ये पूछ रहा है ना, तो किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ये निकालने के लिए हम क्या करें, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। और टेन थीटा कैसे निकालें, यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो टेन थीटा, थीटा कौन सा होगा, थीटा ये यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है और ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा जो कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, तो ये एंगल जो है थीटा होगा, और इस थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है, इस थीटा की वैल्यू पता करनी है, और ये आपका हो गया रिजल्टेंट। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो देखिए थीटा कैसे निकलेगा भाई, रिजल्टेंट तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड यदि आपको चाहिए रिजल्टेंट का तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो VR है और VW है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है कि VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर, ये तो रिजल्टेंट दे देगा। VR कितना है 35 होल स्क्वायर प्लस VW मतलब 12 होल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आपको मिलेगा 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 37 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देखिएगा इतना ही रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इस रिजल्टेंट यानी ये स्पीड होगी बारिश की बूंदों की, क्योंकि हवा बारिश की बूंदों की स्पीड को डिस्टर्ब करेगी, तो बारिश की बूंद फाइनली इस स्पीड से गिरेंगी, और ये बारिश की बूंद ऐसे गिरेंगी। ठीक है, ऐसे गिरेंगी, इस तरीके से गिरेंगी, पहले वर्टिकल गिर रही थी लेकिन अब बारिश की बूंद इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में गिरेंगी, क्योंकि हवा उनको शिफ्ट कर देगी, और वो जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट हम निकालते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा VW अपॉन VR होगा, ये आप जानते हो, VW अपॉन VR होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का आप यूज कर सकते हो, ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का यूज कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये VR के बराबर होगा, ये VR होगा और ये VW है। तो टेन थीटा आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, और बेस हो गया आपका ये। ठीक है, बेस ये हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो VW अपॉन VR यहां से निकालिए, तो टेन थीटा, VW की वैल्यू आपको दे रखी है 12 और VR दे रखा है 35, तो यहां से आप थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 12 अपॉन 35, और टेन इनवर्स 12 अपॉन 35 को जब आप सॉल्व करोगे बेटा
तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री आती है। कितनी आती है? 19 डिग्री। यानी ये थीटा जो है 19 डिग्री आएगा। यानी बच्चे को अपना अम्ब्रेला 90 डिग्री एंगल पर लगभग रखना चाहिए, ठीक है, बारिश की बूंदों से बचने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते भी हैं, भले ही हमें ये फिजिक्स आता है या नहीं आता है, बारिश से बचने के लिए हम अपने अम्ब्रेला को इस तरीके से शिफ्ट करते भी हैं। तो ये बात हुई रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। हमने बात की पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, हमने बात की ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। हमने इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर ये बात की थी पहले, उसके बाद में जनरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात की, देन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात की, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात की, विद न्यूमेरिकल्स बात की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।